नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। भीमताल के सिलौटी पंत में महिला को निवाला बनाने वाले गुलदार को वन विभाग ने पकड़ लिया है। 25 नवंबर को गुलदार ने महिला पर हमला किया था, जिसमें महिला की मौत हो गई थी, जबकि दूसरी महिला किसी तरह से जान बचाकर भाग गई थी। गुलदार के हमले से हुई महिला की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल था और लोग बाहर निकलने में डर रहे थे। हालांकि ग्रामीणों की मांग के बाद वन विभाग ने इस पूरे क्षेत्र में 5 पिंजरे लगाए थे, तो वहीं 35 से 40 कैमरा ट्रैप गुलदार या बांध को कैद करने के लिए लगाए गए थे। आज सुबह एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। पच्चीस नवंबर की घटना थी, जिस पर हमारे सिलौटी नकुचिया ताल की एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। बाघ या तेंदुआ जो भी था, वो तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। और उसी क्रम में वन विभाग ने हमारे क्षेत्र में 5 पिंजरे लगाए थे और 35 से 40 के बीच में ट्रैप कैमरे उन्होंने लगाए हैं। तो आज सुबह जब उन्होंने देखा कि पिंजरे पर एक तेंदुआ फंसा है, पकड़ा गया है, तो क्षेत्र में थोड़ा दहशत का माहौल कम है, थोड़ा राहत की सांस ली है। अभी जांच होने के बाद ही पता चल जाएगा कि जो महिला को जिसने निवाला बनाया वो तेंदुआ था या कोई अन्य जानवर था। तो यह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। ट्रैप कैमरा में इमेजेस देखी तो कल शाम रात का मोमेंट था, रात 12 बजे के आसपास पकड़ा गया। और अभी जो भी है, जो उसके बाद हमने उसको रैप करके अच्छे से बंद करके अभी सीधे रेस्क्यू सेंटर पहुंचाएंगे। वहीं पे जो आगे की जानकारी आपसे साझा की जाएगी। और अभी हमारी WI की रिपोर्ट आनी भी बची हुई है, तो उससे पता चल जाएगा। इससे भी सैंपल करके हम स्वैब सैंपल्स और इसके हेयर सैंपल्स भेजेंगे, जिससे कि हमको पता चल पाए कि जो मोमेंट है, जो जहाँ पे लेडी को किल किया था, उस वो जगह और जहाँ से मिला सैंपल्स हम मैच कर सकते। डेजिग्नेशन उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। खेल की तिथियों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अंतिम मुहर लगा दी है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसकी जानकारी दी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई विंटर गेम्स को देखते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथि में फेरबदल का अनुरोध किया था। देखिए, आज प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा, और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे। उत्तराखंड में मानसून बीत गया है और अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने बर्फबारी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में अब मानसून बीत चुका है, बर्फबारी का सीजन शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए आपदा विभाग ने सभी कर्मचारियों को दोबारा प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया है। इसमें पेड़ गिर जाना, बर्फ को काटना आदि प्रशिक्षण शामिल है। आपके बिहार के लिए काफ़ी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में हम प्री तैयारियाँ किस तरह से कर रहे हैं? खासकर जो स्थानीय स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग देने की बात हो या फिर अपने कर्मचारियों को और अधिक ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेंड किया जाए, इसको लेकर के अभी से कवायद शुरू हो गई? क्या मौजूदा स्थिति है और किस तरह की ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र सुरक्षित तरीके से बीत गया है। अब बर्फबारी का समय आने वाला है कुछ दिन बाद, तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे लोग हैं आपदा से काम करने वाले, सभी को हम प्रशिक्षण पुनः एक बार दें। जिस तरह की आपदा आने वाली है, जैसे जब बर्फ पड़ती है तो पेड़ गिरते हैं, रास्ता बंद होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बर्फ काटने की आवश्यकता पड़ती है। पेड़ जब गिर जाते हैं तो पेड़ काटने की आवश्यकता होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी आपदाएं आ जाती हैं, उसका आकलन करने के बाद हम लोगों को उन आपदाओं से निपटने के लिए ट्रेनिंग का कार्य शुरू कर दिए हैं। सभी जनपदों में प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि जो आपदा आने की संभावना है या जो आने वाली है, उसके लिए हम अभी से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम आपदा से बढ़िया से निपट सकें। दूसरा, हमने सभी जनपदों से कहा है कि जो आपदा के
उपकरण आपको दिए गए हैं, उसका आप एक बार देख लें, उसको संचालन करने का एक अभ्यास करा दें पुनः लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जो पहले आपदा के उपकरण यूज करते थे, उनका हो सकता है ट्रांसफर हो गया हो। तो एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराने में कोई नुकसान नहीं है। प्लस जो उपकरण खराब हो गए हैं, उसको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए पैसा जनपदों को दिया गया है, वो रिपेयर मेंटेनेंस करा लें। इसके अलावा जो उपकरण और अधिक आवश्यकता है, उनको अगर कोई उपकरण चाहिए तो हमको बता दें, ताकि उपकरण खरीद के हम उनको दे सकें। एक उपकरण के बारे में हो गया, दूसरा ट्रेनिंग के बारे में हो गया। तीसरा, हमने जनपदों से ये भी कहा है कि विगत 15 वर्षों में उनके जनपद में किस-किस तरह की आपदा आई है, किस तरह से जनपद ने उस आपदा से अपना मुकाबला किया, कैसे उसका जो रेस्टोरेशन के काम है, चाहे मरम्मत के काम है, या जो मिटिगेशन आपदा से बचने के जो उपाय किए गए हैं, उसमें कहाँ कमियाँ रह गई हैं। जब हम आपदा से कोई काम करेंगे तो कुछ न कुछ कमियाँ भी रह जाएँगी, तो कमियों का एक ईमानदारी से आकलन कर लें, और कमियाँ क्यों रहीं उसके बारे में देख लें, और भविष्य में अगर उस तरह से आपदा आती है तो कैसे उस बिना कमी के कैसे उससे निपट लेंगे, इसके बारे में तैयारी कर लें। अगर ये तैयारी रहेगी तो हमारे लोगों को काफ़ी आसानी होगी, और हम लोगों की पीड़ा को काफ़ी हद तक कम कर पाएँगे, लोगों की तकलीफ को कर पाएँगे, और आपदा के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उससे हम लोगों को राहत दिला। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की त्रैमासिक बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक को लेकर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि सर्दियों में निराश्रित गौवंश का ठंड से बचाव कैसे किया जाए, इस पर हमने चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून के सभी गौ सदनों में निराश्रित पशुओं के लिए अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जैसे आपको पता है, अभी जो त्रैमासिक बैठक हुई थी, तो उसमें जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो भी थे, और मैं भी उस बैठक में था। तो उसमें बेसिकली जो मुद्दे थे, स्पेशली अभी आगामी आपका विंटर सीज़न आ रहा है, तो जो पशु हैं उनको भी क्योंकि हम ठंड लगने संभावित है, जो निराश्रित गौवंश है, तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इस पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो उस पे यही हमने निर्देश भी जारी करे हैं कि जो अलाव वगैरह हैं जो वहाँ पे गौसदन बने हैं उनमें जलाए जाएँ। तो वो जो कंसर्न्ड गौसदन मालिक हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं उनको भी दिया है, जैसे नगर निगम है, और जो हमारे डिपार्टमेंट्स कोई गौसदन अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको भी करा, और जो एनजीओज कर रहे हैं उनको भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो ओपन एरियाज़ में अगर पशु हैं तो उनको टाइमली हम जो हमारे गौसदन है वहाँ पे उनको भेजने की जो व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए भी जो हमारे सीवीओ साहब हैं उनकी जो टीम है उनके थ्रू किए जाएंगे, और जो नगर निगम है, जो नगर एरिया में नगर निगम नगर पालिकाज हैं वो उनके थ्रू किया जाएगा। तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ। इसके अलावा जो और जो पशु हैं जैसे डॉग्स हैं, तो उनके ऊपर भी एक डिस्कशन इस बार हुआ था कि मतलब वो भी काफ़ी हो रहे हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए भी काफ़ी एनजीओज आजकल आ रखे हैं जो हेल्प करते हैं, तो उस पर भी हमने डिस्कशन करा है, तो उस पर भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर यह कहते नजर आते हैं कि देश भर में मोदी मैजिक छाया हुआ है। खासकर चुनाव के दौरान जनता अपने स्थानीय उम्मीदवारों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट डालती नजर आती है, और कई बार इस मोदी मैजिक का फायदा पार्टी को सीधे तौर पर पहुंच जाता है। बात करें उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव की, तो यहां मोदी मैजिक के साथ धामी मैजिक भी देखने को मिला है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जनता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों को उसी मैजिक का जाप करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो जनता क्यों कहती है चार धाम यात्रा खंडित हो गई, क्यों कहते हैं सड़कें खराब हैं, महंगाई से चूल्हा नहीं दिल जल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को समझना चाहिए, और राजनीतिक दल के रूप में हमको भी प्रयास करना चाहिए कि लोगों से वार्ता करें और पूछें कि क्या आप हमारी भूमिका चाहते हैं। लोगों को 5 साल तक उसी मैजिक को, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, उसी मैजिक का जाप करना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं हमारी चार धाम यात्रा खंडित हो गई, क्यों कहते हैं हमारे मंदिरों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है, फिर क्यों कहते हैं हमारी सड़कें खराब है, क्यों कहते हैं महंगाई से हमारा चूल्हा नहीं हमारा दिल जल रहा है, हमारा फिर बच्चों की बेरोजगारी के सवाल क्यों उठाते हैं, फिर क्यों भ्रष्टाचार के सवाल उठाते हैं। यदि ये सब मोदी मैजिक का हिस्सा है तो इसी का जाप करें। ये तो लोगों को देखना चाहिए, और राजनीतिक दल के रूप में हमको भी अपना
प्रयास करना चाहिए कि लोगों तक हम ठीक से संवाद करें, हम साफ साफ पूछें लोगों से कि भाई आप हमको इस लायक समझ रहे हैं कि हम विरोध करें, हमारी भूमिका चाहते हैं, और यदि चाहते हैं लोग तो फिर हमारे साथ खड़े हों। लोकतंत्र में हम तो हमारी पार्टी अपने वेल डिफाइंड जो सिद्धांत हैं उन पर काम कर रही है। लेकिन यदि आपको कोई मैजिशियन ही पसंद है तो आप मैजिशियन के पास जाइए। दूसरा, देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया था। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मृतक मंजेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या के क्या कारण है यह बात साफ नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद आरोपी सचिन को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है। वहीं अपने दूसरे साथी अर्जुन के भी हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की है। आरोपी अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी अर्जुन को भी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। थोड़ा सा कौन सी नई चीजें आई हैं सर, और ओवरऑल कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और पूरा मकसद था क्या? 30 तारीख को प्रातः चंद्रबनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है, और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहाँ नोन था और अपनी इच्छा से वहाँ पहुंचा होगा, चूंकि वहाँ खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था, और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे, तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गुसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहाँ से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। सचिन की जब गिरफ्तारी इसमें जब झज्जर से की गई तो उसने पूछताछ से बताया कि ये पूरा मामला कुछ जगह उनकी प्लॉटिंग चल रही थी। जो संजय उर्फ फौजी करके एक व्यक्ति है जो उसके साथ वो प्लॉटिंग कर रहे थे, मंजेश उसमें पार्टनर था जो मृतक है, और उस प्लॉटिंग का जो कमीशन आना था उसको लेकर इनके बीच में काफ़ी वाद विवाद हो रहा था, और इससे उसको कमीशन ना देना पड़े, क्योंकि इस कारण से उन्होंने उसको घर पे बुलाकर और उसके बाद उसकी गला घोट के हत्या कर दी। जब ये हत्या होने के बाद इसमें जो अर्जुन गुसाई है इसमें जो अभियुक्त है उसने उसके वैल्यूएबल चेन और उसकी जो घड़ी या और अंगूठी थी वो निकाल कर, और एक अफजल नाम का जो व्यक्ति है जो पूर्व में उसका भी आपराधिक इतिहास है, जो मर्डर में जेल जा चुका है, उसको उस चीज़ को बेचने के लिए कि वो ये घटना करके आया है और इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो उससे ले लेगा। तो कहीं ना कहीं अफजल को भी ये पता था कि इस तरह की घटना हुई, उसने अभियुक्त को शरण भी दी, और साथ ही साथ जो मृतक था उसका जो वैल्यूएबल सामान था वो भी उससे बरामद कर लिया गया। अब इसमें टोटल जो है 4 लोग की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी, तो 4 लोग शामिल थे, जिसमें सचिन, अर्जुन गोसाई, संजय और फौजी जो फौज से रिटायर होकर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और अफजल जो विकासनगर का रहने वाला है। इसके अन्यत्र अन्य किसी का नाम भी इससे प्रकाश में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरा मामला खाली प्रॉपर्टी के जो प्लॉटिंग को लेकर जो कमीशन आना था वो था, और साथ ही साथ जो मृतक के अकाउंट में 38 लाख थे उसको कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में या कहीं ना कहीं विड्रॉ करके उसको हासिल करना था। इस कारण इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। खबरें और भी, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि दून शहर में पुलिस अब आपको बता दें कि ड्रोन कैमरों, 3 चौपाइयां, साथ ही इंटरसेप्टर वाहनों और 2 बुलेट इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौराहों पर स्थापित किए गए आधुनिक कैमरों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
हाँ, देखिए जो यातायात प्रबंधन के लिए इन्फोर्समेंट की बात करें तो टोटल जिले में अभी 10 महीने के अंदर 1,21,000 से ज़्यादा चालान अभी लोगों के हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जो देखा जाए ड्रोन के माध्यम से अभी हमने इस साल जो है 5,000 से ऊपर चालान किए जो बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी 1300 के करीब फिगर पहुंची इस साल, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियाँ सीज हुई, अरेस्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें लोग गाड़ियों में बैठकर जो ड्रिंक करते हैं या अन्य स्थानों पर, उनको भी पकड़ के थाने ला रहे हैं। इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2000 से ज़्यादा है। तो ये ड्राइव सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो यातायात में देखा गया कि जो एक्सीडेंट्स के कारण होते हैं, ड्रिंकिंग के बाद ड्राइव करना हो, चाहे ओवर स्पीडिंग ड्रिंकिंग के बाद होती है, उसको देखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही है। और अब जो मौके पर ऐसे यूथ जो इस तरह का वायलेशन कर रहे हैं, बिना हेलमेट के हों, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो उनके पेरेंट्स से भी बात की जा रही है। अभियान कल से शुरू किया, जिसमें 329 लोगों के चालान किए गए छात्रों के, और इसमें उनके पेरेंट्स से बात की गई है और उनसे भी काउंसलिंग करने की बताया गया। तो मुझे लगता है इस मुहिम को और ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स को भी जानकारी मिल रही यूथ के कि वो बच्चे उनके इस तरह से बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ड्रंक एंड ड्राइविंग में है, तो ये कार्रवाई चल रही है और इसमें चालान की कार्रवाई भी साथ ही साथ। धान की फसल पर लगाए जा रहे प्रतिबंध का विरोध तेज हो गया है। गदरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने भी इसके विरोध में खुलकर सामने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान महाजन ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की सरकार से ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर रोक नहीं लगाने की मांग की है। करने की जो प्रेरणा मुझे कल के अखबार देखने के बाद मिला, कल के अखबार में हमारे उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। हमारे जो ये उधम सिंह नगर के विशेषकर ये जो जसपुर से लेकर खटीमा तक ये जो पट्टियाँ हैं, यहाँ एक हिसाब से पहाड़ की तलहटी ही है। ये कहीं दलदल, कहीं पानी के वो कई डाम होने के वजह से दलदली भूमि भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ वो आदेश में कि जो यहाँ के जो किसान लोग, छोटे छोटे किसान लोग धान की खेती, बेमौसम धान की खेती करते थे, उस पर रोक लगा दिया गया है। कई तरह के उसमें आरोप मैंने देखा। उस वो कारण जो बनाया गया आधार, एक मीथेन गैस ज़्यादा बन रहा है, जल स्तर, भूजल स्तर गिर रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, ये कुल मिला के कई उसमें वो कारण दिखाया गया है। तो इस आदेश के विषय में आपसे आलोचना करने के लिए आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कुछ बातें हैं किसानों के पक्ष को उनको ज्ञात कराने के लिए आप लोगों को हमने निमंत्रण दिया है। आप लोग आए हैं, इसीलिए मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। अब रही बात है इसमें आदेश सही है या गलत है। देखिए, किसानों के साथ यदि किसानों के पक्ष से देखा जाए तो जो छोटे छोटे किसान हैं, क्योंकि गेहूं के में इतना लागत बढ़ गया, गेहूं बोके प्रॉफिट होता नहीं है। हल्द्वानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यातायात निरीक्षक शिवराज सिंह बिष्ट ने कड़ी चालानी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा को निर्देश दिया था। उन्होंने रामपुर रोड, सिंधी चौराहे, रेलवे बाजार और कालाडूंगी रोड जैसे प्रमुख इलाकों में टुक टुक और टेम्पो रिक्शा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों को लेकर इन स्थानों पर 3 व्हीलर वाहन चालकों द्वारा लगातार यातायात प्रभावित करने के कारण चालान किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सुबह से हमारे द्वारा टुक टुक जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर ये जो बीच का इलाका हमारा ज्यादा भीड़भाड़ वाला पीक वाला भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसमें 0 जोन किया गया था प्रशासन द्वारा ऑटो रिक्शा और टुक टुक रिक्शाओं के लिए। बार बार निर्देशित करने के बाद, प्रचार प्रसार करने के बाद भी इनके द्वारा इसमें वाहन चलाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ विशेषकर अभियान चलाया गया है और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वाहन चालक, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह से हमारे द्वारा बिना डीएल, बिना नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों के लगभग 10 वाहन सीज करके फायर सर्विस में भेजे गए हैं और ऐसे ही लगभग 20 वाहनों के चालान किए गए हैं।
इनके खिलाफ भी हमारे द्वारा रोज चालानी कार्रवाई की जाती है, पर इनमें रोज अलाउंस करके हटवाया जाता है। जो नहीं हटते उनके खिलाफ जैमर की कार्रवाई की जाती है और ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। प्रत्येक वाहन का ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के लालपानी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचकर आपको बता दें कि लॉयंस क्लब कोटद्वार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। रितु खंडूरी भूषण ने नेगी परिवार द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि छोटी सी उम्र में ही संचालक रजत नेगी जी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। वह कई लोगों को देश के विभिन्न स्थानों से यहां लाकर उन्हें नशे से दूर करके ठीक कर दोबारा जीवन जीने का सही रास्ता दिखा रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र के वातावरण और सुविधाओं को देखकर रितु खंडूरी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपने संबोधन में समाज को नशे से दूर रहने का आग्रह किया। जी, मैं आज माँ शक्ति फाउंडेशन में आई हूँ और मैं नेगी परिवार को, खासकर रजत को, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। इतनी छोटी सी उम्र में ये तो संभले ही इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि देश में जो भी बच्चे उनकी मदद चाहेंगे एडिक्शन से डी एडिक्ट होने का, उनको ये मदद करेंगे। बहुत ही सुंदर माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरी जगह है, बहुत वाइब्रेंट जगह है, अच्छी एनर्जी है इस जगह पे। और मुझे बहुत खुशी हुई, एक अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चे को मैं यहाँ मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब उस बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ से ठीक होके गया। नशेड़ी का बच्चा पिता ना कह, मेरे पिता को जब नशेड़ी का पिता कहते थे तो मुझे बहुत कष्ट होता था। आज मैं ठीक हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट। हमारा फ्यूचर है ये बच्चे, किन्हीं कारणों से ये एडिक्ट हो गए हैं। दिस इज़ जस्ट अ डिज़ीज़, इनमें कोई क्रिमिनल्स नहीं है, ये एक डिज़ीज़ है जिस डिज़ीज़ को हमको क्योर करना है और बच्चों को सही रास्ते पे दोबारा से लाना है। और मुझे लगता है कोटद्वार का माँ शक्ति फाउंडेशन ज़बरदस्त काम इस फील्ड में कर रहा है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी से निवेदन करना चाहूँगी, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स चलें और शायद नेगी परिवार भी नहीं चाहता होगा कि इस तरह के डी एडिक्शन सेंटर्स चलें। बच्चों को कहना चाहूँगी, आप अगर हाई होना चाहते हैं तो लाइफ पर हाई होइए, ना कि। लालकुआं नगर की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा मरीजों को बाहर की दवाएं और निजी लैब में जांच कराए जाने के विरोध में नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे और युवा नेता मुकेश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित एक ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट को सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि लालकुआं नगर और इसके आसपास हजारों लोग निवास करते हैं, जिनके उपचार के लिए लालकुआं में 10 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अस्पताल स्थापित है। इस अस्पताल में तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का रवैया मरीजों के प्रति बहुत ही निंदनीय है तथा उनकी मनमानी और तानाशाही के चलते अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों तथा उनके तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उक्त अस्पताल में की जाने वाली निःशुल्क सरकारी जांचों को भी चिकित्सकों द्वारा निजी लैब में कराए जाने को बाध्य किया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर कई मरीज पैसों के अभाव में अपनी जांचें नहीं करा पाते हैं। अनियमितताएं हैं, उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि 10 बेड का अस्पताल है पूरे क्षेत्र में। लालकुआं बिंदुखत्ता की जनसंख्या लगभग 1 लाख से ऊपर है और यहाँ पर उसके बाद भी 10 बेड का अस्पताल होने के बाद भी रात्रि में सेवा बिल्कुल नहीं होती है, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि वे रातकालीन भी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर बना रखे हैं, अस्पताल में डॉक्टर भी यहाँ पर रहते हैं। मगर जो मरीज आते हैं रात में उनको कोई सुविधा मिलती है, उनको सीधे यहाँ से कहते हैं। उसके बाद अस्पताल में दवाइयाँ मरीजों को नहीं देकर उनको बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं। भैया गरीब जनता यहाँ पर आती है, सब यहाँ नौकरी पेशे वाले आदमी, मजदूर तबका का आदमी सब ज़्यादा रहता है। गरीब अब जो पैसे वाला आदमी तो अपने डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाता है, वो तो आता नहीं है। मगर गरीब जनता आती है, उनको इतना उनका शोषण किया जाता है यहाँ पर, न उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। और जो जाँचें हैं, जाँच के लिए सरकार ने चंदन डायग्नोस्टिक को उससे कर रखा है कि फ्री में जाँच हो, और ये जाँच भी बाहर से लिखवाते हैं। क्यों? निजी लेवल से इनके संपर्क है अपने, इन्होंने उनसे कमीशन लेते हैं और बाहर की जाँच लिखते हैं। एक गरीब मजदूर बेचारा 2000-2500 की जाँच कहाँ से लाएगा, जब आपने सरकार ने यहाँ सुविधा दे रखी है, सरकार ने आपको सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर एक प्राइवेट उसको की निःशुल्क जाँच होंगी, तो जाँच क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हीं व्यवस्था को लेकर हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। अगर ये जल्दी यहाँ पर इनका नहीं सुधरा रवैया
तो हम अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। लालकुआं शहर की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टरों की मनमानी को लेकर आज हमने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग रखी कि जो डॉक्टर तैनात हैं उनके द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। जो भी निःशुल्क सरकारी जाँच है उनको प्राइवेट लेपों में भेजा रहा है और कई और समस्या को लेकर हमने ज्ञापन दिया, जिसमें क्षेत्रीय जो विधायक हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें लगता है कि इसके मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो भी जो तैनात चिकित्सा अधिकारी उनका रवैया काफ़ी बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ख़राब है। जो भी मरीज जाता है उनसे सीधे मुँह बात नहीं करती और लगातार एक मतलब तानाशाही रवैया अपनाती है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। उसी को लेकर हमने ज्ञापन दे रखा और हमने मांग करके तत्काल जो चिकित्सा अधिकारी यहाँ से हटाया जाए और दूसरे जो चिकित्सा अधिकारी उनको तैनात किया जाए, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग बिगड़ती है उसको लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है और हमने भी कार्रवाई। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।